नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसन्न मिश्रा और स्वागत है आपका द हिंदू के दैनिक हिंदी अनुवाद में। तो दोस्तों, आज तारीख है 7 अप्रैल 2017। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहली खबर है कि सुप्रीम कोर्ट प्रपोजेज जॉइंट ट्रायल ऑफ बाबरी केसेस, यानी कि बाबरी मस्जिद से संबंधित मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने संयुक्त रूप से ट्रायल चलाने की, संयुक्त रूप से मुकदमा चलाने की बात कही है। तो इस मामले में महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण दरअसल पे है आर्टिकल 142। तो यहाँ पर ये कहा गया था कि दरअसल पर इसमें दो मामले हैं। एक मामला जो है तो वो बरेली की अदालत में, रायबरेली की अदालत में चल रहा है, और जो दूसरा मामला है वो लखनऊ की अदालत में चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि चूंकि इनमें अभी तक कोई भी ऐसी प्रगति या प्रोग्रेस नहीं हुई है इन केसों में, इसलिए जो न्याय है वो पूर्ण रूप से नहीं मिल पाया है। और आर्टिकल 142 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति प्रदान की गई है कि वो किसी भी मामले को अपने पास ले करके, जो कि अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको ले करके वो सुलझा सकती है। तो उसके तहत उसने क्या किया कि इन दोनों केसेस को पहले अपने पास मंगाया और उसके बाद दोनों को जोड़ करके एक केस कर दिया है। अब वो उसकी आगे सुनवाई करेगा। तो आर्टिकल 142 जो है तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि इसके अलावा आपको बता दूं, जो लिकर बैन हुआ है, जो शराब पे बैन हुआ है, अर्थात कि हाईवे, चाहे स्टेट हाईवेज़ हों चाहे नेशनल हाईवेज़ हों, उनके 500 मीटर के दायरे में जो शराब बंदी कर दी गई है, तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 की शक्तियों का ही प्रयोग किया था। तो पहले जान लेते हैं कि आर्टिकल 142 क्या है। तो लिखा हुआ है कि द सुप्रीम कोर्ट में पास सच डिग्री और ऑर्डर्स एज इज़ नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस, यानी कि पूर्ण न्याय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिग्री या आदेश पारित कर सकता है, दे सकता है, ठीक, इन एनी कॉज और मैटर पेंडिंग बिफोर इट, यानी कि किसी भी कारण या किसी भी मुद्दे में जो कि इसके सामने पेंडिंग पड़ा हुआ है, लंबे वक्त से निलंबित पड़ा हुआ है, यानी कि लंबे वक्त से उस पर कार्यवाही नहीं हुई है कोई सही। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि लिखा हुआ है कि जो हाईवे पे लिकर बैन है तो वो भी इसी के अंतर्गत आया है। और यहाँ पर इसके जो बाबरी मस्जिद के मामले में बताया गया है तो इसमें दो केसेस थे। तो वो दो केसेस कौन कौन से थे? तो जो पहला केस था तो वो उन अज्ञात कार सेवकों के खिलाफ था, ठीक, जिन्होंने बाबरी मस्जिद विध्वंस किया था। तो वो लखनऊ की कोर्ट में चल रहा है केस। दूसरा जो केस था कि इसमें जो वीवीआईपी इन्वॉल्व थे, वीवीआईपी शामिल थे, और जिन लोगों ने ऐसे इन्फ्लेमेटरी स्पीच दिए, अर्थात ऐसे भड़काऊ भाषण दिए जिसके बाद कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस करने के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में आ गए। तो दोनों ही केसेस जो हैं तो ये अलग अलग अदालतों में चल रहे हैं। ये वाला केस कहाँ चल रहा है? ये रायबरेली में चल रहा है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोनों केस में जो अभी तक प्रगति है, प्रोग्रेस है, तो काफ़ी कम थी, तो इसलिए हम उसे मंगा करके खुद ही अब क्या करेंगे, उस पर कोई फैसला सुनाएंगे। तो दोस्तों, अगली खबर है कि आरबीआई चीफ हिट्स आउट एट फार्म लोन वेवर, यानी कि जो आरबीआई के चीफ हैं उर्जित पटेल, उन्होंने अभी लोगों का कृषि लोन जो उत्तर प्रदेश में माफ़ किया गया है उस पर नाराज़गी जताई है। तो आपको बता दूं, मैंने पहले ही बताया था कि जैसे कि जो एसबीआई की चीफ हैं तो उन्होंने भी कहा था कि ये ठीक नहीं है, वही बात उर्जित पटेल ने भी दोहराई है। उनका कहना है कि इट इम्पैक्ट्स क्रेडिट डिसिप्लिन, यानी कि जो क्रेडिट डिसिप्लिन होता है, लोगों के द्वारा जो कर्जा लिया गया है उसे चुकाने के लिए उनके भीतर जो अनुशासन होता है वो इससे समाप्त हो जाता है। और लिखा है उन्होंने कहा है कि इट प्लग्स इंसेंटिव्स फॉर फ्यूचर बोरोवर्स टू रिपे, यानी कि आगे जो लोग पैसा उधार लेंगे या पैसा कर्ज लेंगे बैंक से, तो उसको चुकाने के लिए उनमें जो प्रोत्साहन होना चाहिए वो इससे कम हो जाएगा, वो प्लग हो जाएगा, यानी कि वो बंद हो जाएगा। क्योंकि लोग इंतज़ार करेंगे कि कब अगला इलेक्शन आएगा, कब अगला चुनाव आएगा, और फिर से इस तरीके की हमारी कर्ज माफ़ी की नई योजना लाई जाएगी। तब क्या करेंगे वो लोग? अपना जो पैसा है तो जमा ही नहीं करेंगे, तो अपने आप डिफ़ॉल्टर हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि इससे बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी बैंकों के लिए, और बैंक जो है तो फिर धीरे धीरे लोन देना ही शायद बंद कर दें इन लोगों को। हालांकि आपको बता दूं कि जो उर्जित पटेल ने बात कही वो ये कही कि पूरे देश में एक ऐसी राष्ट्रीय सहमति होनी चाहिए सभी पार्टियों के बीच कि कोई भी ऐसे इलेक्शंस के पहले दावे ना करने लगे, चुनावों के पहले ऐसे दावे ना करने लगे कि हम जब आएंगे सरकार में तो आपका लोन माफ़ कर देंगे। क्यों? क्योंकि आगे चल के इससे क्या होगा कि जो नेशनल बैलेंस शीट है, यानी कि जो केंद्र सरकार का जो बही खाता होता है, वो उसको बहुत ज़्यादा दुष्प्रभावित करेगा आगे चल के।
तो ऐसी स्कीमें जो हैं तो वो कभी भी अचानक से इलेक्शन के पहले ला करके लोगों को लॉलीपॉप देने के वास्ते उसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो दोस्तों अगली खबर है कि बीजिंग कीप्स अप टायरेड अगेंस्ट विजिट ऑफ दलाई लामा, यानी कि दलाई लामा की अरुणाचल यात्रा के खिलाफ बीजिंग की भाषणबाजी चालू है। दोस्तों जो शब्द है टायरेड, तो इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ के खिलाफ बयान देना या भाषण देना इत्यादि, समझिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि चीन ने यहाँ पे एक नया मुद्दा छेड़ा है। उनका कहना है कि भारत जो है तो चीन की वन चाइना पॉलिसी पे बराबर ध्यान नहीं दे रहा है, और चीन का ये कहना है कि चीन की जो सबसे बड़ी पॉलिसी है वो नीति है वन चाइना पॉलिसी की। क्यों? क्योंकि वन चाइना पॉलिसी के तहत आप जानते हैं कि उसमें कहा गया है कि चीन का कोई भी जो हिस्सा है वो चीन से अलग नहीं किया जा सकता या नहीं माना जा सकता है। तो बेसिकली वन चाइना पॉलिसी जो है वो ताइवान के निहितार्थों में है, ठीक, वो ताइवान के एक तरीके से संदर्भ में है। लेकिन क्या है कि धीरे धीरे वन चाइना पॉलिसी का जो आयाम है वो बढ़ाता जा रहा है चीन, यानी कि वो सारे इलाके भी जहाँ पे चीन ने अपना दावा ठोंका है तो अब उनको भी कहता है कि वो भी चीन के ही हिस्से हैं और वो भी अब वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं। जबकि मूल रूप से इसका जो निर्माण किया गया था वन चाइना पॉलिसी का, वो ताइवान के मुद्दे के लिए किया गया था। तो यहाँ पे जो मुख्य रूप से बात उभरी है वो आपको बता दूं कि चीन ने ये कहा था कि वी अपोज दिस विजिट टू रिलेवेंट एरियाज एंड अपोज अटेम्प्ट्स बाय रिलेवेंट कंट्रीज टू अरेंज अ प्लेटफॉर्म फॉर दलाई लामा, यानी कि जो विभिन्न प्रकार के ऐसे महत्वपूर्ण इलाके हैं, संदर्भित इलाके हैं, तो वहाँ पर दलाई लामा की विजिट के लिए, उनके आने के लिए जो विभिन्न संदर्भित देश हैं तो उनका जो एक प्रयास है तो वो ठीक नहीं है। और उनका कहना था कि दलाई लामा टू कंडक्ट एंटी चाइना एक्टिविटीज़, यानी कि ये जो सारा का सारा कार्य किया जा रहा है तो दलाई लामा को चीन के खिलाफ चीन विरोधी गतिविधियां करने के लिए ही वहाँ पे बुलाया जाता है। तो एक तरीके से चीन जो है तो उसको ये लगता है कि दलाई लामा जो हैं तो कहीं ये बात ना कह दें कि जो चीन है तो वो पूरी तरीके से तिब्बत विरोधी है, इसलिए जो भी ऐसे पार्ट्स, ऐसे हिस्से जो कि चीन के हिस्से में नहीं जा पाए हैं तो वो नहीं जाने चाहिए, ठीक। तो हो गया, चीन ज़बरदस्ती कर रहा है। उसका जो मेन मामला है वो अक्साई चीन का है। वो चाहता है कि अरुणाचल के मामले को फंसा करके वो अक्साई चीन पे कोई सौदेबाजी करे। तो ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। अगली जो खबर है महत्वपूर्ण हो सकती है आप लोगों के लिए कि ट्राई आस्क्स रिलायंस जियो टू विड्रॉ ऑफर, यानी कि ट्राई ने रिलायंस जियो को कहा है कि अपना आप ऑफ़र वापस लीजिए। तो आपको पता होगा कि रिलायंस जियो ने अभी क्या किया था कि उन्होंने 31 मार्च को जो प्लान समाप्त हो रहा है उसको फिर 3 महीने के लिए विस्तारित कर दिया था। तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि आप पहले प्राइम मेंबरशिप ले लीजिए 99 रुपये की, तत्पश्चात आपको 303 या उससे ऊपर का एक रिचार्ज करना पड़ेगा, तो आपको आगे 3 महीने तक वो सारी सुविधाएं मुफ्त में मिलती रहेंगी, यानी 1 महीने के रिचार्ज पे 3 महीने की सुविधाएं मिलती रहेंगी। हालांकि आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो ट्राई की नियमावली है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कोई भी कंपनी कोई भी मुफ्त ऑफ़र 90 दिनों से ज़्यादा के लिए नहीं दे सकती है। और आपको बताऊँ कि वो जो 90 दिन थे वो तो पहली ही बार में 3 दिसंबर 2016 को ही पूरे हो गए थे। तो किस तरीके से रिलायंस जियो ने उसको बढ़ा करके एक्सटेंड करके 31 मार्च तक उसको ला पाए, ये खुद में भी एक बहुत बड़ा सवाल था। क्योंकि जब वो 90 दिन की उनकी वो अवधि समाप्त हो गई तो उसके बाद तो उनके पास अधिकार भी नहीं था। लेकिन जाहिर तौर पे जो सेबी था वो एक मूक दर्शक की भांति वहाँ पे बैठा हुआ था, कोई कार्यवाही नहीं कर रहा था। यही वजह थी कि रिलायंस जियो ने 31 मार्च तक अपना प्लान चलाया। और उसके बाद भी जब उनको ये लगा कि शायद हम और मार्केट कैप्चर कर सकते हैं और बाज़ार में कब्जा कर सकते हैं टेलीकॉम सेक्टर के, तो उन्होंने इस प्लान को और ज़्यादा एक्सटेंड करने की कोशिश की। हालांकि ये तो बता दूं कि ये घोर रूप से नियमों का उल्लंघन है, यानी कि जो नियम बने हैं ट्राई के उनका घोर उल्लंघन पहले भी हुआ था और आगे भी ये होने वाला है। तो जहाँ तक नियमों की मैं बात कर रहा हूँ तो रिलायंस को तो पहले से ही इस मामले में रोक देना चाहिए था, यानी कि जो उन्होंने बढ़ाया था प्लान 31 मार्च तक के लिए वो भी नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन अब वही है कि जो जुगाड़ होते हैं लोगों के तो उस हिसाब से लोग कैसे भी अपना काम निकलवा लेते हैं। तो अभी जा कर के जब बाकी कंपनियों में काफ़ी दबाव डाला है ट्राई पे, तब जा कर के ट्राई ने कहा है कि रिलायंस जियो ने जो प्लान निकाला है अगले 3 महीने का, ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। तो इन्होंने क्या कहा है कि आप अपना प्लान वापस लीजिए। तो देखिए कल तक शायद हमको खबर मिल जाए कि ये जो प्लान है तो वापस हो गया है, क्योंकि अब यहाँ पे ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता है जियो, क्योंकि ये नियमों के खिलाफ खुद ही पहले काम कर चुका है, तो अब और कितना करेगा।
तो यहाँ पे खबर है कि नॉट टू गेट वाइल्ड लाइफ डीएनए बैंक, यानी कि जो उत्तर भारत है उसे अपना एक वन्य जीव डीएनए बैंक मिलेगा। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो उत्तर भारत है उसे जल्द ही उसका पहला डीएनए बैंक प्राप्त होने वाला है, जो कि वन्य जीवों के लिए होगा। ठीक, ये कहाँ पर बनाया जाएगा? ये इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI बरेली में बनाया जाएगा। और इसमें लिखा हुआ है कि आर इन द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग द डीएनए सैंपल्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ वाइल्ड लाइफ टू सेट अप द बैंक, यानी कि इस बैंक का निर्माण करने के लिए, इसको बनाने के लिए जितने भी प्रकार के वन्य जीव हैं तो उनके डीएनए के नमूनों को एकत्रित किया जा रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ एक्सपेक्टेड टू हेल्प इन वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड ऑल्सो ब्रिंग डाउन पोचिंग, यानी कि इस बात से आशा की जा रही है कि ये वन्य जीव संबंधी शोधों में और साथ ही साथ शिकार को कम करने में मददगार साबित होगा। तो ये तो मैं जानता हूँ, सभी जानते हैं कि वाइल्ड लाइफ रिसर्च यानी वन्य जीव शोधों में तो ये हो सकता है मददगार साबित, पर शिकार भी इससे कैसे कम करेंगे तो ये तो मुझे बहुत समझ में नहीं आया। पर देखिए शायद उनके पीछे कोई गणित होगा, लिखा नहीं उन्होंने, नहीं तो स्पष्ट हो जाता है यहीं पर। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो वैज्ञानिक हैं तो अब तक उन्होंने 140 सैंपल्स नमूने एकत्रित कर लिए हैं 25 जीवों के द्वारा। ठीक, और ये लिखा है कि द डीएनए बैंक इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट फ्रॉम दिस ईयर, यानी कि इस वर्ष के अंत तक ये जो डीएनए बैंक है ये शुरू हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि एवरी टाइम वी रिसीव सम आइडेंटिफाइड स्पेसिमेन विसरा स्किन पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एन एनिमल फ्रॉम आइदर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और जू वी टेक आउट द डीएनए, यानी कि जैसे ही हमें किसी भी जानवर का कोई भी पहचाना हुआ नमूना या कि विसरा या कि त्वचा या कि शरीर का कोई हिस्सा मिलता है, चाहे वो हमको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी कि वन विभाग दे या कि हमको वो किसी भी जू से मिले अर्थात चिड़ियाघर से मिले, हम तुरंत क्या करते हैं उसका डीएनए ले लेते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि जो जानवरों की एक पूरी की पूरी पहचान है तो उसका डाटा इनके पास आ जाता है उसके डीएनए के फॉर्म में, डीएनए के। तो अगला लिखा हुआ है कि सेंटर किक्स ऑफ प्रोग्राम ऑन साइबर फिजिकल सिस्टम, यानी कि साइबर फिजिकल सिस्टम के लिए केंद्र सरकार ने पहले कार्यक्रम को शुरू कर दिया है। ठीक, तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि ये CPS यानी साइबर फिजिकल सिस्टम होता क्या है। तो आपने आजकल देखा होगा कि बहुत सारी नई नई चीज़ें आ रही हैं जो कैसी होती हैं, जो स्वचालित होती हैं, ऑटोमेटेड होती हैं। आपने देखा कई सारे रोबोट आ गए हैं, वो स्वचालित होते हैं, अपने से कार्य करते हैं। इसके अलावा गूगल ने एक ऐसी गाड़ी बनाई है वो अपने से चलती है। इसके अलावा आपको पता होगा कि आजकल अगर आप बाहर जाएंगे लंदन वगैरह तो सर्जरी के लिए भी बहुत सारे ऐसे मशीनें बना ली गई हैं कि वो ऑटोमेटिकली आपकी सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा कर सकती हैं, यानी कि उसको सिर्फ मशीन से ऐसे आदेश दे दिया जाता है कंप्यूटर के द्वारा और उसके बाद वो अपने आप कार्य करने लगती है। तो इन सारी चीज़ों के लिए, इन सारी चीज़ों पे एक निगरानी करने के लिए क्या एक सिस्टम बनाया गया है, मतलब मैं निगरानी करने के लिए बोल रहा हूँ, इन सारी चीज़ों को भारत में विकसित करने के लिए एक प्रणाली बनाई जा रही है। यानी कि ये जो सारी चीज़ें हैं तो ये भारत में भी सही तरीके से शुरू हो सकें, तो इसके लिए जो है तो एक प्रणाली भारत में तैयार की जा रही है और उसके लिए जो संस्थान चुना गया है तो चुना गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि IITs को। ठीक, और ये कहा गया है कि 3000 करोड़ आगे चल के इसके लिए पास किए जाएंगे और उसका जो 100 करोड़ रुपए का बजट है तो अभी तत्काल प्रदान कर दिया गया है। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन इनिशियल बजट ऑफ 100 करोड़ हैज़ बीन ईयर मार्क्ड फॉर द प्रोजेक्ट इन द करंट फिनेंशियल, यानी कि जो वर्तमान वित्तीय वर्ष है तो उसमें 100 करोड़ रुपए का बजट पास कर दिया गया है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपको पता है कि CPS क्या है, कि CPS एक प्रकार की ऐसी अंतर्विषयी इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जो कि उन सारी चीज़ों से डील करती है, यानी कि उन सारी चीज़ों पे कार्य करती है जहाँ पर कंप्यूटर आधारित किसी भी सिस्टम को सामान्य रूप से भौतिक दुनिया में क्रियान्वित किया जाता है। तो भाषा बड़ी कठिन हो गई होगी तो आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ, सामान्य भाषा में, कि कंप्यूटर के द्वारा जब किसी भी मशीन को इस प्रकार से नियंत्रित किया जाए कि वो आपके आम जीवन में चारों ओर जो भौतिक संसार होता है उसमें आम जीवन के कार्यों का निष्पादन कर सकें, तो वही कहलाता है CPS यानी कि
साइबर फिजिकल सिस्टम। तो सीधी सी बात ये है कि गाड़ी अभी तक कौन चलाता था, आदमी चलाते थे, तो कैसा था वो मैन फिजिकल सिस्टम था, यानी कि आदमी उसको चला रहा था। अब अगर गाड़ी भी कंप्यूटर चलाए तो वो कैसा हो गया, साइबर फिजिकल सिस्टम हो गया। ठीक इसी तरीके से जो अभी तक सर्जरी होती थी तो डॉक्टर सारे अपने हाथ से करते थे, आजकल मशीनें आ गई उसके लिए, तो डॉक्टर क्या करते हैं, कंप्यूटर से उन मशीनों को ऑपरेट करते हैं, बाकी मशीन अपने आप कार्य करती रहती है, सर्जरी कर देती है। तो अभी तक कैसा था वो मैन ड्रिवन था, अब वो कैसा हो गया, अब वो मतलब सेल्फ ड्रिवन हो गया, यानी कि कोडिंग दे दी गई डॉक्टरों के द्वारा, उसने कर दिया ऑपरेशन। तो इस तरीके के जो सारे उदाहरण हैं जहाँ पर क्या होगा कि सिर्फ एक कोडिंग दे देने से, एक प्रोग्राम दे देने से, उस प्रोग्राम के तहत ही वो जो मशीन है वो काम करने लगेगी और वैसे ही काम करेगी जैसे इंसान किया करता था। ठीक, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं साइबर फिजिकल सिस्टम। तो अभी क्या है कि ये काफ़ी शुरुआती दौर के में है भारत में, यानी कि अभी बहुत ऐसी अवस्था में है कि कहिए कि अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है, नवजात अवस्था में है, और तकरीबन हमें हो सकता है कि अगले 5 साल 10 साल लग जाएं इसको थोड़ा सा विकसित करने में, तभी जाकर के हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कहीं पे खड़े होने की स्थिति में होंगे साइबर फिजिकल सिस्टम में। ठीक, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है तो वो इसी से जुड़ा हुआ है। तो कभी आप शब्द सुनते हैं अगर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो वो इसी से जुड़ा हुआ है। वो भी ऐसी ही चीज़ें हैं कि इंटरनेट का आप आम जीवन में कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ इंफॉर्मेशन या सूचनाओं के लिए नहीं, बल्कि आम जीवन में जैसे कि पंखा भी चलाना हुआ तो आप कैसे उसका इस्तेमाल वाईफाई से कर सकते हैं, आप हर चीज़ को कैसे इंटरनेट से जोड़ सकते हैं। ठीक, तो इंटरनेट का मतलब ये नहीं होता है कि जो आप बाहर से सूचनाएँ मंगाते हैं, इंटरनेट का सीधा सा मतलब होता है इंटरनेट। अगर आप किसी भी जाल में कई सारी चीज़ों को जोड़ दीजिए तो इंटरनेट बन जाता है। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कंप्यूटर्स को ही जोड़ के इंटरनेट बनेगा, आम चीज़ें भी जो हैं तो आप इंटरनेट से उसको जोड़ सकते हैं, यानी एक नेट बना करके उन सारी चीज़ों में आप एक कोडिंग फिट, कंप्यूटर्स के प्रोग्राम फिट कर दीजिए, चाहे वो पंखा हो, कूलर हो, कुछ भी हो, तो कैसे काम करने लगेंगे, वो इलेक्ट्रॉनिकली काम करने लगेंगे। आजकल एसी आते हैं, आपने देखा होगा कि जो एसी हैं तो आप मोबाइल से भी उनमें कर देंगे एसएमएस, मतलब वो एडवांस एसी होते हैं, मोबाइल से एसएमएस कर देंगे तो आपके घर पहुंचने से पहले ही वो एसी शुरू हो जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं तो भविष्य की चीज़ें हैं, अभी हमारे सामने छोटे रूप में आ रही हैं। और ये मैं बता देना चाहता हूँ कि साइबर फिजिकल सिस्टम हो सकता है प्रीलिम्स में आ जाए और मेंस में आने की सर्वाधिक संभावना है, क्योंकि इस तरीके की जो नई टेक्नोलॉजी है तो मेंस में अक्सर देखा गया है कि पूछी गई है। तो अगली खबर है कि तीस्ता हैंग्स फार एज हसीना अराइव्स, यानी कि शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान जो तीस्ता का मामला है तो वो लटकता ही रहेगा, यानी कि वो एक ऐसी जलती हुई आग है जिसके बुझने की कोई अभी संभावना नहीं दिख रही है। तो हैंगिंग फायर का मतलब होता है कि ऐसा एक कठिन मसला जो कि हल नहीं हो रहा है और वो लटका ही हुआ है और लटका भी रहेगा। तो कुल मिलाकर के आपको मैंने पहले ही बताया था तीस्ता नदी विवाद के बारे में कि जो वेस्ट बंगाल है यानी कि पश्चिम बंगाल है और इधर जो बांग्लादेश है, तो इन दोनों के बीच जो है तो पानी के बंटवारे को, यानी कि एक तरीके से है भारत और बांग्लादेश के पानी के बंटवारे को लेकर, लेकिन भारत में जो स्टेट सबसे ज़्यादा प्रभावित है वो पश्चिम बंगाल है। तो इसीलिए जब इस मामले में कोई बातचीत की जाती है तो पश्चिम बंगाल में जो मुख्यमंत्री होता है उसे बुलाया ही बुलाया जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि भारत की सरकार क्या करे कि सीधे कोई संबंध, एक ऐसा समझौता कर ले और बाद में जो वहाँ की पश्चिम बंगाल की सरकार है तो बोले कि हमसे पूछा नहीं गया, ज़बरदस्ती कर दिया गया समझौता और हमको ये मंजूर नहीं है। तो उससे राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। तो इसलिए क्या है कि अभी तक ये लग रहा था कि ममता बनर्जी आएंगी कि नहीं आएंगी बात करने, क्योंकि मोदी जी से इस समय उनका संबंध अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक, झगड़े तनाव वगैरह चल रहे हैं, तो इस वजह से लग रहा था कि शायद नहीं आएंगी, लेकिन अब वो मान गई हैं तो वो दिल्ली आकर के शेख हसीना से बातचीत करेंगी। हालांकि फिर भी ये बात बहुत स्पष्ट है कि तीस्ता पे अभी कोई हल निकलने की उम्मीद तो नहीं दिख रही है, क्योंकि पहले से ही कोई फ्रेमवर्क बनाने की कोई बात कही ही नहीं गई। नहीं तो अब तक कुछ ना कुछ तो बात लीक होकर के सामने आती ही कि यहाँ पे कुछ फ्रेमवर्क ऐसा बना है कि मुद्दा सुलझाने के लिए इतने % इसको दिया जाएगा, उतने % उसको दिया जाएगा, यानी कि जैसे भारत पाकिस्तान के बीच जो बात चल रही है तो कम से कम वहाँ तो पता रहता है कि सिंधु नदी के समझौते में आगे चल के क्या उसमें हालात हो सकते हैं। यहाँ कोई बात ही नहीं आती है कि कैसे वो मामला हल होगा, तो मुझे तो नहीं लगता कि कुछ हो सकता है अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो मुख्य रूप से इसीलिए रखा गया है मुद्दा, तो वो डिफेंस एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स है, यानी कि जो रक्षा और सुरक्षा के समझौते हैं तो वही मुख्य रूप से प्रमुख मुद्दे होंगे, यानी कि तीस्ता का जो मुद्दा होगा तो शेख हसीना की इस यात्रा में शायद महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। और लिखा भी हुआ है, पहली ही लाइन लिखी हुई है
कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इज़ नॉट येट फुली ऑन बोर्ड ऑन शेयरिंग ऑफ तीस्ता वाटर्स विद बांग्लादेश, यानी कि तीस्ता के पानी को बांग्लादेश के साथ बांटने के लिए जो वेस्ट बंगाल की सरकार है तो वो अभी तक पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई है। तो जब नहीं तैयार हुई है तो सरकार, भारत की सरकार दबाव दे करके ज़बरदस्ती उसको नहीं कर सकती है कि पश्चिम बंगाल पे दबाव दे और ज़बरदस्ती उस मामले को मनवाया जाए। तो आपको बता दूं कि जो मुख्य रूप से 2 MOU किए गए हैं उनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी रखनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो पहला MOU है तो वो डिफेंस एग्रीमेंट पे से संबंधित है, दैट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर फॉर कोऑपरेशन, यानी कि वो सहयोग की संरचना कैसी होगी उसके संबंध में प्रावधान करता है। तो ये कहा गया है कि ये पहला जो MOU होगा वो एक सामान्य MOU होगा 5 वर्ष के लिए, जो कि आगे चल के अपने आप ही ऑटोमेटिकली ही रिन्यू हो जाएगा, अर्थात तो उसका नवीनीकरण 5 वर्ष पश्चात अपने आप ही हो जाएगा कुछ सामान्य बातचीत के पश्चात, ठीक, अगर कोई बीच में बहुत बड़ी बाधा नहीं आती है तो। दैट विल प्रोवाइड अ वे फॉर बायलैटरल टाइज टू गो फॉरवर्ड ऑन R&D, यानी कि ये जो है तो आगे चल के R&D अर्थात रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बाईलेटरल टाइज अर्थात द्विपक्षीय ताल्लुकातों को आगे बढ़ाएगा। और सिर्फ R&D नहीं, जो डिफेंस सप्लाईज़ हैं यानी कि जो रक्षा चीज़ों की आपूर्ति है, रक्षा साजो सामान की आपूर्ति है भारत से बांग्लादेश को, तो वो भी पूर्ण रूप से बांग्लादेश को उपलब्ध कराएगा। अगला जो लिखा हुआ है कि दूसरा एग्रीमेंट $500 मिलियन का है, जो कि बांग्लादेश को इसलिए दिया जाएगा ताकि वो कुछ डिफेंस इक्विपमेंट जो हैं अर्थात मिलिट्री ग्रेड साजो सामान जो हैं तो उन्हें भारत से खरीद सके, यानी कि भारत ही पैसा देगा और कहेगा कि आप हम इसे खरीदो। तो एक प्रकार से खरीदने के लिए लोन दे रहा है, लेकिन उस लोन में शर्त होती है कि आप वो जो सामान है हमसे ही खरीदेंगे, आप बाहर से नहीं ले सकते हैं। तो अगली जो खबर है कि इंडिया रशिया CVD के लोन कुडानकलम यूनिट 1, यानी कि कुडानकलम की पहली इकाई के लिए भारत और रूस के बीच जो डील है तो पक्की हो गई है, जो सौदा है वो पक्का हो गया है। आगे लिखा हुआ है कि न्यू दिल्ली फॉर्मली टेक्स ओवर इट्स फुल ऑपरेशनल कंट्रोल, यानी कि जो नई दिल्ली है तो उसने औपचारिक रूप से जो पूर्ण रूप से ऑपरेशनल नियंत्रण होता है, कार्य की नियंत्रण होता है, उसे अपने हाथों में ले लिया है। तो जब कोई प्लांट दूसरा देश बनाता है तो शुरुआती तौर पे वो उसी के ऑपरेशनल कंट्रोल में यानी कि उसी के कार्य की नियंत्रण में होता है। तत्पश्चात धीरे धीरे क्या होता है कि जब हमारे लोग भी उसको सही तरीके से सीख लेते हैं, जान लेते हैं, तो हम उसको अपने नियंत्रण में ले लेते हैं, ठीक। तो उसके पीछे ये वजह होती है, मुख्य वजह ये होती है कि शुरू में तुरंत ही नहीं दे दिया जाता है ऑपरेशनल कंट्रोल, कि कोई दुर्घटना वहाँ पर हो सकती है कि अगर आप पूर्ण रूप से उससे नहीं है परिचित तो कुछ ऐसा गड़बड़ ना हो जाए। इसके अलावा कुछ और भी कारण होते हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि जो बाकी देश हैं तो उस देश की तकनीक को जाने जिस तरीके से वो उस प्लांट को बना रहे थे। तो कहते हैं कि प्लांट हम पहले बना देंगे अपने लोग लगा करके, ठीक, तब तक आप उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे और जब वो बन जाएगा तो हम आपको हस्तांतरित कर देंगे। तो वही है कि रूस की जो कंपनी थी तो उस कंपनी ने अब भारत को पूर्ण रूप से वो प्लांट सौंप दिया है, ठीक। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि ये कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है और उसकी पहली इकाई है, ठीक। तो ये हो सकता है कि आगे चल के और भी इकाइयाँ लगें वहाँ पर। हालांकि यहाँ पे आपको बता दूं कि ये लिखा हुआ है कि कुल मिला के 6 ऐसे प्लांट बनाए जाने हैं, 6 ऐसे रिएक्टर लगाए जाने हैं, तो ये उसका पहला रिएक्टर था, ठीक। और बाकी जो बातें हैं तो ये लिखा है कि द वारंटी पीरियड रन शोड रिलायबल एंड सेफ ऑपरेशन ऑफ यूनिट 1, यानी कि जो पहली इकाई थी तो उसके लिए जो वारंटी की अवधि थी तो उसमें ये देखा गया कि ये विश्वस्त और सुरक्षित रूप से ऑपरेशनल था, यानी कि ये विश्वस्त और सुरक्षित रूप से कार्य कर रहा था। इसके अलावा जो भारतीय पक्ष है तो उसने इस बात को तय किया है, कंफर्म किया है कि जो ASE ग्रुप था यानी कि रूस की कंपनी रोसएटम का जो एक सहायक कंपनी है ASE ग्रुप जिसने ये रिएक्टर लगाया था, कि उसने अपने सभी जो कॉन्ट्रैक्ट थे यानी कि जो उसने ठेके लिए थे तो सही तरीके से उसने उसे पूर्ण किया है और बहुत ही एक्यूरेटली अर्थात की शुद्धता के साथ कार्य किया गया है।
तो आते हैं अंतर्राष्ट्रीय वाली खबरों पे। तो एक खबर यहाँ पे लिखी हुई है कि थाईलैंड किंग साइंस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो थाईलैंड के राजा हैं उन्होंने एक नए संविधान पे हस्ताक्षर किए हैं। तो आपको बता दूं कि इनका जो नाम है तो थोड़ा सा अजीब है, वज्रलोंगकर्ण बोधिदेव वरांगकुन। ठीक, नाम आप अपने से पढ़ लीजिएगा। तो लिखा हुआ है कि साइंड द कंट्रीज न्यू मिलिट्री बैक्ड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि उन्होंने पहला जो नया एक संविधान बना है मिलिट्री बैक, अर्थात कि वो सेना के समर्थन से उस संविधान को बनाया गया है, उस पे हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो आपको बता दूं कि ये जो संविधान था तो इसमें सेना की महत्वपूर्ण भूमिका थी और इसको ऐसे बनाया गया है कि सेना की जो ताकत है तो थाईलैंड पे अब बरकरार रहेगी। क्यों? उसके पहले क्या हुआ था कि जो थाईलैंड में लोकतांत्रिक सरकार आई थी तो भारी भ्रष्टाचार का शिकार हुई थी। तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे तो यहाँ तक कि वो देश निकाला दे दिया गया, वो भाग गए देश छोड़ के। और फिर उनकी जो बहन थी वो प्रधानमंत्री बन गई, फिर उन्होंने भी घोटाला किया तो अंतिम में उनको भी हटना पड़ा। तो इस वजह से क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक उठापटक वहाँ पे मची और उथल पुथल हुई। तो अंतिम में क्या किया कि मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया, जो वहाँ की सेना थी तो उसने वहाँ पे क्या किया कि कब्जा कर लिया। और उसके बाद क्या कहा उन्होंने कि अब हम अपने से एक नया संविधान बनाएंगे और सबको उसके अनुसार चलना पड़ेगा। हालांकि क्या है कि वहाँ पे जो पहले राजा थे, यानी कि अभी जो राजा हैं इनके पिता जिनकी फ़ोटो लगी, इनके जो पिता थे तो काफ़ी ज़्यादा वो मतलब पावरफुल थे वहाँ पे। तो उनके बाद ये सोचा गया कि जो नए राजा आएंगे तो मिलिट्री उनको किस तरीके का मतलब कि ओहदा देगी, क्या उनको ऐसा कोई संवैधानिक प्रमुख मानेगी, यानी कि ऐसा मानेगी कि उनसे कोई अनुमति वगैरह लेनी पड़े, हस्ताक्षर वगैरह करवाने पड़े कि नहीं। तो इनको भी वो दर्जा दिया गया है। हालांकि इनकी स्थिति उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है जितनी इनकी पिता की थी। और इन्होंने जो हस्ताक्षर किए हैं तो उसमें ये होगा कि आगे लिखा हुआ है कि द चार्टर कुड अलाउ फ्रेश इलेक्शन बट लिमिट द अथॉरिटी ऑफ पॉलिटिशियन टेकिंग ऑफिस, यानी कि इसमें जो प्रपत्र निर्धारित किया गया है वो ये कहता है कि नए चुनाव तो किए जाएंगे लेकिन ऐसे सभी राजनेता जो कि अपने पद ग्रहण करेंगे तो उनकी अथॉरिटी अर्थात प्राधिकारों को बहुत ही सीमित कर दिया जाएगा। यानी कि उनके पास बहुत से ऐसे अधिकार नहीं होंगे बड़े बड़े जो कि वो अपने से उसके संबंध में कदम उठा सकें। जो सबसे बड़ी खबर है वो अब शुरू करते हैं कि सीरियन गवर्नमेंट सेट्स टर्म्स फॉर इंक्वायरी इनटू केमिकल अटैक, यानी कि रासायनिक हमले को लेकर सीरिया की सरकार ने जो जांच पड़ताल होनी है उसके संबंध में अपनी शर्तें सामने रख दी हैं। तो मामला तो आपको पता ही होगा कि अभी जो एक केमिकल अटैक हुआ, जो रासायनिक हमला हुआ सीरिया के इदलिब प्रांत में, तो वहाँ पे कई सारे लोगों की, तकरीबन माना जा रहा है 80 से 100 लोगों की मौत हो गई। ठीक, और आपको बता दूं कि इस मौत से भी जो ज़्यादा सबसे बड़ा मुद्दा उछला है वो ये है कि सारी दुनिया में इस बात पे सहमति बन चुकी है कि कोई भी किसी भी युद्ध में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक, क्योंकि जो भी इसका इस्तेमाल करेगा तो उसके खिलाफ सारी दुनिया में मिल करके एक साथ एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, ऐसा पहले भी कहा जा चुका है। ठीक, आप सोचिए भारत पाकिस्तान के साथ मतलब आपस में युद्ध हो चुके हैं पर किसी ने भी कभी भी केमिकल गैस का अटैक वो नहीं किया एक दूसरे पर। क्यों? क्योंकि अगर वो करते तो सारी दुनिया जो थी तो वो उनके खिलाफ हो जाती, क्योंकि अब इसको पूर्ण रूप से अनैतिक मान लिया गया है। यानी ये माना गया है कि युद्ध हो सकते हैं दो देशों के बीच, दो संगठनों के बीच, लेकिन कोई भी केमिकल अटैक उसमें नहीं करेगा क्योंकि वो पूर्ण रूप से अमानवीय तरीका है। तो यही हुआ कि जब सीरिया में केमिकल अटैक हो गया, यानी कि रासायनिक जो पदार्थ थे उनसे हमला हो गया और कई लोगों की मौत हो गई, तो सारी दुनिया में एक ये मुद्दा छिड़ गया कि इस पे कैसी कार्रवाई होनी चाहिए। तो अंतिम में अमेरिका ने ये कहा कि इस पे हम कोई कठोर कार्रवाई करेंगे। ठीक, तो पहले तो उनका ये कहना था कि इस पे सबसे पहले हम एक इंक्वायरी यानी कि एक जांच और पूछताछ बैठाएंगे। तो सीरिया का कहना था कि आप जो जांच और पूछताछ बिठाने वाले हैं तो हमेशा पक्षपातपूर्ण रही है और इसलिए हम अपनी शर्तें रखते हैं कि अगर आप वो आकर के यहाँ जांच भी करना चाहते हैं, अगर यूएन भी आकर के यहाँ जांच करना चाहता है तो कर ले, हमको नहीं है दिक्कत, लेकिन इन शर्तों के साथ। तो ये जो सारी शर्तें रखी तो उसके पीछे मकसद ये था कि सीरिया का ये कहना था, यानी कि असद का ये कहना था, सेइंग इट मस्ट नॉट बी पॉलिटिसाइज्ड एंड शुड सेट आउट फ्रॉम दमास्कस एंड नॉट तुर्की, यानी कि ये जो है तो किसी भी तरीके से राजनीति से प्रेरित नहीं होनी चाहिए और ये जो है
तो दमास्कस यानी सीरिया की राजधानी से ऑपरेट होनी चाहिए, ना कि बगल में तुर्की से। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप दमास्कस का सहारा लिए बिना यानी कि तुर्की के सहारे आप सारी की सारी जो कार्रवाई है वो करने की कोशिश करें, और जो तुर्की है तो वो तो असद को हटाने के लिए बैठा हुआ है, यानी कि वो तो बिल्कुल असद के खिलाफ है इस समय कई मामलों में। तो अभी जो है तो असद का ये कहना है कि हम चाहते हैं कि जो कुछ भी इसमें जांच पड़ताल हो तो उसमें दमास्कस से ही सारी की सारी मंजूरी ली जाए, वहीं से आकर के हो, ठीक। उसमें ऐसा नहीं है कि तुर्की से आकर के आप लोग वहाँ से लोगों को पहुँचाएं और ऐसी ऐसी बाद में उसमें रिपोर्ट बना दें कि जो कि पूरी तरीके से गलत हों, और हो सकता है कि उसमें असद को फंसा दिया जाए। यानी असद ये कहना चाहते हैं कि अगर तुर्की के जरिए आप रिपोर्ट बनवाएंगे तो जाहिर तौर पर मेरे खिलाफ बनेगी, और फिर उसके बाद जो है तो उसका मेरे खिलाफ दुरुपयोग किया जाएगा, ठीक। और आगे यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं तो उन्होंने असद की सरकार को ये चेतावनी दी और कहा कि बियॉन्ड द रेड लाइन, यानी कि जो रेड लाइन होती है, लाल रेखा होती है, आप उसे पार कर गए हैं और अब आपके खिलाफ कोई खतरनाक या कि कठोर एक्शन लिया जा सकता है, ठीक। अगला है कि क्रेमलिन लैशेस आउट एट यूएस, यानी कि जो रूस है तो उसने यूएस को लताड़ लगाई है। तो रूस ने ये क्या कहा है, उन्होंने कहा कि यूएस एलिगेशन दैट सीरियन फोर्सेस कैरीड आउट अ डेडली केमिकल अटैक, यानी कि यूएस का इस बात का आरोप कि सीरियाई सेना ने ऐसे रासायनिक हमले किए हैं तो वो दरअसल पे ऑब्जेक्टिव यानी कि वो महत्वपूर्ण रूप से लक्ष्यार्थों पर निर्मित नहीं है, अर्थात उनको बिना सोचे समझे ही गलत तरीके से आरोप का रूप दे दिया गया है बिना किसी जांच पड़ताल के, ठीक। तो ये लिखा हुआ है कि वी कंसीडर अ मच मोर मेजर्ड अप्रोच नेसेसरी एंड डू नॉट थिंक इट इज़ पॉसिबल टू सरेंडर वनसेल्फ टू हेस्टी कंक्लूजन, यानी कि हम चाहते हैं कि इसके लिए कोई एक नपा तुला तरीका अपनाना चाहिए जो कि आवश्यक है, और किसी को तुरंत ये नहीं सोच लेना चाहिए कि तुरंत ही किसी ऐसे निष्कर्ष पे नहीं पहुंच जाना चाहिए कि ये इसी व्यक्ति ने किया है, यानी कि ये सीरिया ने या असद ने किया है, ठीक। तो ये जो खबरें थी आपके लिए जाननी महत्वपूर्ण थी। अब जो कल खबर आएगी तो वो बहुत बड़ी खबर होगी, क्यों? क्योंकि वो आज घट गई है तो दिन में मैंने देख लिया है, लेकिन जब वो कल हिंदू में आएगी तो फिर अपन उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा ये है कि सीरिया पे अमेरिका ने हमला कर दिया है, तो अब भविष्य क्या होगा कोई नहीं जानता। यानी कि मैंने जो आपको सारी खबर बताई दरअसल पे ये यूज़लेस हो चुकी है, क्योंकि ये खबर तो इसलिए थी जब हमला नहीं हुआ था, अब इस खबर का कोई मतलब नहीं रह गया है। तो मैंने आपको बता दी ताकि आप मुद्दे को अच्छी तरीके से भांप लें और समझ जाएं, ठीक। तो यहाँ पे खबर है कि आंग सान सू की डिनाइज एथनिक क्लींजिंग ऑफ रोहिंग्या माइनॉरिटी, यानी कि रोहिंग्या जो माइनॉरिटी हैं, जो रोहिंग्या अल्पसंख्यक समुदाय है, तो उनका निर्जातीय रूप से समापन करने का जो आरोप लगा है आंग सान सू की पे, तो उससे उन्होंने इनकार किया है। तो मैंने आपको पहले भी कई बार 10 बार बता चुका हूँ कि रोहिंग्यास की क्या समस्या है, और ये बता दूँ कि जब वहाँ पे मिलिट्री रूल था म्यांमार में, तब तो वैसे भी रोहिंग्यास के ऊपर हमेशा हमले होते ही रहते थे, ठीक। उनके ऊपर दुनिया भर के अत्याचार होते ही रहते थे, और जब आंग सान सू की वहाँ की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक नेता के रूप में उभरी, तो आपको बताऊं कि वो भी कुछ कर नहीं पा रही हैं। क्यों नहीं कर पा रही हैं? क्योंकि दरअसल पे म्यांमार के लोगों के मन में रोहिंग्याओं के प्रति जो एक गुस्सा है या कि जो एक दुर्भावना है, जो कुछ भी कहें, उस चीज़ से आंग सान सू की जो है तो फालतू में अपनी टांग अड़ाना नहीं चाहती। वो नहीं चाहती हैं कि जो गुस्सा लोगों के दिमाग में है मैं अनावश्यक रूप से उसको अपने ऊपर लूँ, ये कह करके कि नहीं हमें रोहिंग्याओं का समर्थन करना चाहिए, उनको यहाँ रहने देना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर म्यांमार के लोग चाहते हैं कि रोहिंग्या इस देश से निकल जाएं। तो अब जब वो ये चाहते हैं तो आंग सान सू की तो वैसे भी वोट लेकर के नेता बनने वाली हैं, ठीक। कोई भी लोकतांत्रिक नेता होगा तो वोट ही लेकर के आता है, तो वो कभी भी ऐसा रिस्क मोल नहीं लेता है कि जिनसे उसको वोट लेना है तो उन्हीं की भावनाओं के खिलाफ जाकर के कोई कार्य करे। तो ये उनकी बड़ी मजबूरी है। तो उनके ऊपर अब आप कुछ भी आरोप लगाइए तो वो उससे इनकार तो करेंगी ही करेंगी, लेकिन उनकी ये राजनीतिक मजबूरी है कि वो कुछ कर नहीं सकती हैं, क्योंकि अगर जैसे ही वो कुछ करेंगी तो उनके जितने भी विरोधी हैं तो उसी को मुद्दा बना लेंगे कि ये देखिए रोहिंग्याओं की सिंपथाइज़र हैं, उनके साथ सहानुभूति रखती हैं। तो ऐसा जब हो जाएगा तो हो सकता है कि अगले चुनाव में हार भी जाएँ। तो इसलिए इनके पास अभी कोई दूसरा चारा बचा नहीं है उसी चीज़ को अपनाने के जो मिलिट्री ने पहले से अपना के रखा हुआ है। यानी कि मजबूरी में ये मिलिट्री का समर्थन कर रही हैं कि ठीक है जो रोहिंग्या के साथ करना है करो।
तो यहाँ पे खबर है कि आरबीआई होल्ड्स पॉलिसी रेट रेजेस पर रिवर्स रेपो रेट, यानी कि जो नीतिगत दर है तो आरबीआई ने उसको स्थिर रखा है और जो रिवर्स रेपो रेट है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है। तो इसके बारे में आपसे चर्चा कर चुका हूँ कि ये तो हर वैसे ही 2 महीने में होता रहता है, ठीक, यानी कि बाई मंथली होता है, तो हर 2 महीने में इस तरीके की आती रहती हैं सूचनाएं। आमतौर पे स्थिर ही रहती हैं दोनों रेट्स, लेकिन अभी थोड़ा सा इनमें परिवर्तन किया गया है। देखा जाता है कि जब एक रेट बढ़ती है तो दूसरी को भी बढ़ाया जाता है, ठीक, लेकिन ऐसा बहुत ही कम किया जाता है कि एक पॉलिसी रेट को आप स्थिर रखें दूसरे को बढ़ा दें, लेकिन जब मजबूरी होती है तो वो भी करना पड़ता है। तो ये वही मजबूरी वाला ही टाइम है। तो इसके बारे में कभी बाद में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि आज थोड़ी सी वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। तो दूसरी बात कर लेते हैं कि सेंटर में सीक लेजिस्लेटिव नोट फॉर आरडीए, यानी कि आरडीए के निर्माण के लिए केंद्र सरकार चाहेगी कि वो लेजिस्लेटिव अर्थात वैधानिक पथ अपनाए। तो जो मुद्दा है आपको बता देता हूँ। सरकार किसी भी चीज़ को, किसी भी नए संगठन को या किसी भी नए संस्थान को या कुछ भी हो, अगर वो कोई सरकारी संस्थान या संगठन है तो 2 चीज़ों के द्वारा बना सकती है। पहला है कार्यपालिका आदेश यानी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, दूसरा है लेजिस्लेटिव ऑर्डर यानी कि लेजिस्लेटिव बिल या कोई वैधानिक बिल बना करके। अब आपको बता दूं कि जब आप कोई भी कार्यपालिका आदेश देते हैं, लेजिस्लेटिव ऑर्डर देते हैं, तो वो बड़ा ही टेम्परेरी होता है, अस्थायी होता है, अर्थात जब तक सरकार में उसका समर्थन है तब तक है, या कि जब तक सरकार है तब तक है, ठीक, अगली सरकार आते ही जो है तो वो समाप्त हो सकता है। लेकिन जब कोई भी चीज़ लेजिस्लेशन बन जाती है, यानी कि जब कोई चीज़ कानून बन जाता है, तो उसके बाद अगली जो सरकार है तो उसको मानने से मना नहीं कर सकती है। अगर मानने से मना करना है तो उसको पहले संसद में जा करके क्या करना पड़ेगा, संशोधित करना पड़ेगा, या कि संसद में उसको बिल को समाप्त कर, वो अधिनियम को समाप्त करना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो रेलवे डेवलपमेंट अथॉरिटी बनेगा आगे चल के, तो उसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की बजाय लेजिस्लेटिव ऑर्डर से बनाया जाए, यानी कि उसको संसद में एक बिल पारित करके बनाया जाए, ताकि वो जो है तो लंबे वक्त तक टिक सके। कि ऐसा ना हो कि एक सरकार ने बनाया और अगली सरकार ने आकर के कहा कि ये तो यूजलेस है, किसी काम का नहीं है, तो उसको हटा दे, ठीक। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो होते हैं तो उनको कभी भी हटाया जा सकता है। तो आपको बता दूं कि ये कहा जा रहा है कि एक रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी, रेल विकास प्राधिकरण बनाया जाएगा, ताकि जो केंद्र की सरकार है तो रेल के रेगुलेशन में अर्थात रेल के विनियमन में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी कर सके। आपको बता दूं कि अभी जिन सारे कार्यों को करने के लिए एक रेलवे बोर्ड है तो उसको पर्याप्त नहीं माना गया है, और ये कहा गया है कि उसकी रिस्ट्रक्चरिंग अर्थात उसकी पुनर्संरचना की आवश्यकता आन पड़ी है। तो इसलिए ये नया कार्य करना आवश्यक हो गया है कि आरडीए को बनाया जाए। तो आपको बता दूं कि आरडीए के जो महत्वपूर्ण कार्य होंगे वो क्या होंगे, वो आप जान लीजिए। तो पहला जो उसका कार्य होगा कि रेल रेगुलेटर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकमेंडिंग पैसेंजर फेयर, यानी कि जो यात्री भाड़ा होगा तो उसकी संस्तुति करने के लिए, उसकी रिकमेंडेशन करने के लिए जिम्मेदार होगा। अगला है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स फॉर रेल ऑपरेशन, यानी कि जो रेल की कार्यप्रणाली है, जो रेल का निष्पादन कार्य है, तो उसके लिए ये परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड यानी कि निष्पादन मानकों को स्थापित करेगा। तीसरा है क्रिएटिंग अ लेवल प्लेइंग पॉलिसी फॉर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, यानी कि अगर रेलवे में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र है, जो अवसंरचना का क्षेत्र है, जहाँ पे 100% एफडीआई भी कर दिया गया है, तो अगर कोई भी प्राइवेट सेक्टर उसमें सहभागिता करना चाहता है तो उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, अर्थात बराबरी का मैदान होगा। वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि सरकार उसमें ज़्यादा लाभ में रहे और जो बाकी प्राइवेट प्लेयर्स वहाँ पे आएँ तो वो घाटे में रहें। तो ऐसा अगर होगा तो वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। तो ये कहा गया है कि वो अपने पास ऐसी क्षमता रखेगी कि वो वहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड बना सके, ठीक। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डायर नीड, यानी कि इसकी अत्यधिक आवश्यकता थी। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि द आइडिया वॉज टू मेक द रेल रेगुलेटर फंक्शनल थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एज द इंडियन रेलवे इज़ इन डायर नीड ऑफ रिफॉर्मिंग, यानी कि ये कहा जा रहा था कि इसको तुरंत ही एक कार्यपालिका आदेश के द्वारा बना दिया जाए, यानी कि सरकार एक आदेश जारी कर दे कैबिनेट के द्वारा और इसका फॉर्मेशन हो जाए। क्यों? क्योंकि रेलवे को तुरंत ही एक सुधार की ज़रूरत है, ठीक, ताकि उसका जो टैरिफ स्ट्रक्चर है, यानी कि जो उसका भाड़ा इत्यादि है, तो वो सुधारा जा सके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द अथॉरिटी
विल बी सब्सिक्वेंटली स्ट्रेंथेंड लेटर दिस ईयर थ्रू द लेजिस्लेटिव रूट, यानी कि हो सकता है कि इस साल के अंत तक जो ये अथॉरिटी है, जो आरडीए है, तो इसको संसद के द्वारा पारित करके एक कानून बना दिया जाए। ठीक, कानून के माध्यम से इसको शक्ति प्रदान कर दी जाए। तो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि जो रेलवे एक्ट 1989 है, तो उसमें एक संशोधन करना पड़ेगा और उसमें एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय जोड़ना पड़ेगा आरडीए से संबंधित, तभी जाकर के जो आरडीए है तो ये अस्तित्व में आ पाएगा लंबे वक्त के लिए। क्योंकि अगर आप इसको सिर्फ एक कार्यपालिका आदेश से जारी करेंगे तो अगली सरकार के आते ही वो हट सकता है, या कि हो सकता है कि यानी इसी सरकार को ये लगे कि ये बहुत अच्छे से नहीं चल रहा है, तो इसको वही सरकार खुद भी ख़त्म कर सकती है। ठीक, तो जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है तो वो एक ऑर्डर से आता भी है और दूसरे ऑर्डर से ख़त्म भी किया जा सकता है, लेकिन जो संसद में बिल के द्वारा कानून बन जाता है तो फिर वो किसी ऑर्डर से ख़त्म नहीं होता, फिर संसद में कानून बना करके ही समाप्त करना पड़ता है उसको। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लैकिंग ऑटोनॉमी, यानी कि स्वायत्तता की कमी। तो आपको जो बार बार बातें बता रहा हूँ तो उसी के यहाँ पे कारण बार बार बताए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि अगर आप इसे किसी कार्यपालिका आदेश से बनाते हैं तो इसमें स्वायत्तता की हमेशा कमी रहेगी। क्यों? क्योंकि सभी को पता होगा कि सरकार जो है तो इसको कभी भी ख़त्म कर सकती है, तो उसमें जो लोग होंगे तो हमेशा सरकार से पूछ पूछ कर ही फूंक फूंक करके कदम रखेंगे, कोई गड़बड़ ना हो जाए, कोई गड़बड़ ना हो जाए, तो कहीं ऐसा ना हो कि सरकार इस पूरे बोर्ड को ही ख़त्म कर दे, इस पूरे आरडीए को ही ख़त्म कर दे। तो इसलिए ये है कि अगर आप इसको एक संसद के कानून से बना देते हैं तो उसमें लोगों को डर नहीं लगेगा, चलाने वालों को ये डर नहीं लगेगा कि अगर सरकार के साथ हमारी जो केमिस्ट्री हो सही नहीं बैठ पाती है तो इस पूरे के पूरे सिस्टम को ही ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी कि ये सिस्टम बना रहेगा। तो आपको बता दूं कि अभी तक जो 6 रेगुलेटर भारत में हैं विभिन्न कार्यों के लिए, विभिन्न सेक्टर्स के लिए, तो वो कौन कौन से हैं? एक ट्राई है, एक AERAI है, एक इरडा है, एक CERC है, एक है टैंप और दूसरा आगे है PFRDA। तो ये जो सारे के सारे हैं तो इनको किसी न किसी अधिनियम के तहत ही बनाया गया है, यानी कि कोई एक अधिनियम होता है, कोई एक एक्ट होता है जो बनाया जाता है और उसके अंतर्गत इनका निर्माण किया जाता है। ठीक, तो ये सारे के सारे आप देख लीजिएगा कि यानी कि जो ऐसे 6 रेगुलेटर जो कि अधिनियम के तहत बनाए गए हैं उनको, और फिर कुछ ऐसे रेगुलेटर्स भी आप देख लीजिएगा जो कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स यानी कि कार्यपालिका आदेश से बनाए गए हैं। ठीक, तो इसमें जितने हैं तो ये इम्पोर्टेंट, इसमें ट्राई है, इरडा है, PFRDA है। ठीक, बाकी जो हैं तो यूजुअली कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी UPSC है, पूछ लेता है, तो बाकी भी एक बार इंटरनेट में थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो लाइफ वाले पेज में कुछ खास नहीं है, बस एक खबर है कि स्मोकिंग कॉजेज 1 in 10 डेथ्स वर्ल्ड वाइड स्टडी, यानी कि एक अध्ययन का कहना है कि दुनिया में 10 में से 1 मौत जो होती है तो उसके पीछे धूम्रपान कारण होता है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि दुनिया में वो 4 देश जहाँ पे सर्वाधिक मौतें धूम्रपान की वजह से होती हैं, तो सर्वाधिक चीन में, फिर भारत में, फिर USA में, फिर रूस में। ठीक, और ये कहा गया है कि जो दुनिया में सर्वाधिक धूम्रपान करता है, यानी कि जो स्मोकिंग करते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ है? वो चीन में है, फिर भारत में है और फिर इंडोनेशिया में है। और ये माना गया है कि जो दुनिया भर के 51% पुरुष स्मोक करते हैं, पुरुष धूम्रपान करता हैं, तो वो इन्हीं 3 देशों में से हैं। और अगर अकेले भारत की बात करें और पुरुष महिला सब कुछ मिला करके, तो दुनिया भर में जितने टोटल स्मोकर्स हैं, चाहे वो कुछ भी हों, पुरुष हो, महिला हो, कुछ भी हों, तो उनमें टोटल 11.2% स्मोकर्स जो हैं, धूम्रपानकर्ता जो हैं, तो वो भारत में रहते हैं, यानी भारत के हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि द स्टडीज एट पाकिस्तान, पनामा एंड इंडिया, यानी कि एक अध्ययन ने कहा कि पाकिस्तान, पनामा और भारत ऐसे देश हैं जो कि लगातार पिछले कई वर्षों में अपने यहाँ तंबाकू नियंत्रण की नीतियाँ चलाते रहे हैं और उसमें उन्होंने काफ़ी कामयाबी पाई है। और उनका ये कहना है कि 1990 से 2005 तक वो जितनी कामयाबी पाए थे, तो 2005 से लेकर के आगे अभी तक काफ़ी ज़्यादा उन्होंने प्रगति की है। तो एक चीज़ है, उसका नाम है FCTC फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल। ठीक, तो ये कहा गया है कि ये बहुत आवश्यक हो गया है उन सभी देशों में एक ऐसा अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए जहाँ पे तंबाकू का उपभोग बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, यानी कि FCTC के माध्यम से उन देशों में तंबाकू का जो उपभोग है वो कम किया जा सकता है। और अगला यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत में सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट कोटपा है और उसके
लागू करवाने के लिए उसको एक नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम NTCP 2007 में शुरू किया गया था। तो ये जो पीले रंग से जितने भी हाईलाइटेड हैं तो इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, FCTC को, कोटपा को और NTCP को, इन 3 चीज़ों को पढ़ लीजिएगा इंटरनेट में जाकर। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के द हिंदू का दैनिक हिंदी अनुवाद पूर्ण रूप से समाप्त होता है। कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। शिवरात्रि, जय हिंद।